हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी की इस पैनल पर आपका स्वागत है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की प्रैक्टिस क्लास है, ऑप्शनल टाइप। या आज पहली क्लास है ये, और हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास इसी के पैरेलल में चल रही है। आज स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखते पहला क्वेश्चन क्या है। पहली क्लास राजनीतिक विज्ञान। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है कि भाई क्या है ये संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो राज्य मंडल बोला गया है, संविधान में राज्यों का संघ या महासंघ बताया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जब आप याद करेंगे तो भारत राज्यों का संघ बताया गया है। संघ मतलब यूनियन, ग्रुप, राज्यों का एक ग्रुप है। और भारत दैट्स इंडिया, इसमें बताया गया है। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो ये राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का यूनियन बताया गया है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा, और वन में ही भारत को और इंडिया एक ही बात बताया गया है। इंडिया दैट्स भारत बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक हित याचिका, सार्वजनिक जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहां से हुई थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की शुरुआत कहां से हुई थी। तो शुरुआत तो हुई थी इसकी यूएसए से, लेकिन भारत में इसकी जो शुरुआत 1985 से बताई गई है, और इसके जो जनक हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती को इनका फादर बताया गया है। तो 1985 में ये आई थी भारत में, और इसके जो जनक हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती और पीआईएल लगाने की शक्ति, पीआईएल लगाने की शक्ति 32 और 226 में, ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट। और एक खास बात, पीआईएल की खास बात यह है कि अगर आप इसको किसी मामले में लगाना चाहते हैं, पीआईएल किसी चीज की जानकारी लेने के लिए, तो इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही लग जाती है। ठीक है जी। तो शुरुआत इसकी यूएस से हुई थी, भारत में इसकी शुरुआत 1985 से मानी जाती है। जनक पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। और पीआईएल लगाने की शक्ति आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट की शक्ति है, और यही रिट वाली शक्ति है इसी आर्टिकल में। और इनको लगाने के लिए आप पीआईएल लगाते हैं तो कोर्ट में आपकी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑनलाइन ही लग जाती है। तो सार्वजनिक जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहां से हुई थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी मानी जाती है शुरुआत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है, यानी कि ज्यादातर बातें कहां से जोड़ी गई हैं, या फिर सबसे अधिक प्रभाव कौन से अधिनियम का पड़ा है या किस देश के संविधान का पड़ा है। तो सबसे पहले तो आंसर तो रहेगा इसका भारत सरकार का अधिनियम 1935 का। अब ये देख लीजिए कि इससे लिया क्या क्या गया, कौन से देश से क्या चीज ली गई है। तो सबसे पहले ब्रिटेन से देख लो क्या चीज ली गई है ब्रिटिश से। तो ब्रिटेन से लिया गया है एक तो संसदीय शासन,
संसदीय शासन, विधि का शासन यहीं से लिया गया है। विधि का शासन, इसका मतलब, विधि का मतलब होता है कानून, और कानून का शासक, शासन। तो विधि का शासन, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंटल सिस्टम। और विभागीय प्रणाली का जनक कौन था? कैनिंग था, और कैनिंग का समय 1856 से 62 तक का है। ये डलहौजी के तुरंत बाद आया था। तो विभागीय प्रणाली ली गई, यहां से संसदीय शासन लिया गया, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनवाद, बाई कैमरलिज्म। यानी कि द्विसदनवाद का मतलब है कि भारत में संसद की जो व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा में, ये बटी हुई है। तो द्विसदनवाद, विभागीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन और संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो कुछ विशेषाधिकार हैं, ये भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ब्रिटिश से, तो ब्रिटेन से तो ये चीज ली गई है, ठीक है। इससे हट करके यूएसए के संविधान से क्या चीज ली गई है? तो संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विभागीय प्रणाली, और विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग है। और टाइम पीरियड 1862 से, सॉरी 1856 से 1862, ये डलहौजी के तुरंत बाद आया था। द्विसदनवाद, लोकसभा और राज्यसभा, और संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उनके कुछ अधिकार। और सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है संविधान पर, वो 1935 के अधिनियम से पड़ा है। अब यूएसए से देख लेते क्या क्या चीज है। तो यूएसए से सबसे पहले लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करेगी। और यूएसए से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137। यानी कि कोई कानून भारत सरकार बनाती है और पासिंग की प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी निगरानी भी करता है कि भाई कानून में कोई गड़बड़ झाला तो नहीं है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और क्या लिया गया यहां से? और लिया गया है प्रस्तावना की शब्दावली। प्रस्तावना जो हमारी है, तो प्रस्तावना में जो एक वाक्य लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी बनाने के लिए, तो ये बात जो लिखी गई है हम भारत के लोग, ये ली गई है यूएसए। तो प्रस्तावना में ये बात हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो ये यूएसए से ली गई है। इससे अलग क्या लिया गया है? इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और आर्टिकल 61 में ये बात है। तो ये फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू 137, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये वाला वाक्य है। और इम्पीचमेंट, महाभियोग जिसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 से, यानी कि टोटल सीट का 2/3 से वो पास होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत। तो आर्टिकल 61। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, तो ये बात ली गई है यूएसए से। पहले ब्रिटेन वाली हो गई, और भारत सरकार का 1935 का जो अधिनियम है, उससे कौन सी बात कॉपी की गई है? ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा यूएसए से। ब्रिटेन से हो गए, यूएन के चार्टर एक्ट से। इसके बाद देखते हैं 1935 के अधिनियम से क्या चीज है। तो 1935 के अधिनियम से एक तो लिया गया है फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इसको बोलते हैं संघीय तंत्र। और संघीय तंत्र का मतलब होता है, यानी कि राज्यों की थोड़ी थोड़ी सी शक्ति लेकर के केंद्र को पावरफुल बनाना। दूसरा,
यहां से ली गई है यूपीएससी की व्यवस्था। यूपीएससी नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं सिविल सेवा। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। और फर्स्ट टाइम यूपीएससी एस्टेब्लिश्ड 1926 एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज सरोज बारकर। ये बात पहले भी मैं 4 बार बता चुका हूं कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित की गई थी, और यूपीएससी जो आज हमारी रखी गई है वो 1935 के अधिनियम पर है, 1919 के पर नहीं है। तो यूपीएससी 1935 के अधिनियम पर स्थापित है, 1926 में पहली बार स्थापित की गई थी, और फर्स्ट चेयरमैन सर रॉस वारकर थे। तो लोक सेवा आयोग लिया गया यहां से, संघ लोक सेवा आयोग, फेडरल सिस्टम, और राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय यानी कि उसकी ऑफिस। और चौथा है प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक विवरण। तो ये लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो कौन से देश के संविधान से पड़ा है या किसी अधिनियम से पड़ा है? तो 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ था? तो संविधान की परिकल्पना का उद्भव ये ब्रिटेन से हुआ था, ब्रिटेन से हुआ था। नेक्स्ट, और यहीं पर मैं बोलने लग जाऊं कि जापान से क्या चीज ली गई है भारत के संविधान में। तो जापान से जो लिया गया है वो लिया गया तुम्हारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि विधि का मतलब होता है कानून, कानून के द्वारा संसद की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो एक जापान से तो यही ली गई है। फ्रांस से जो तुम्हारा लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है तुम्हारा एक तो रिपब्लिक, रिपब्लिक गणतंत्रात्मक, रिपब्लिकेशन गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में समता बंधुता के आदर्श। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, और समता का मतलब होता है इक्वेलिटी। तो ये वाली जो बात कॉपी की गई है ये फ्रांस के संविधान से, एक तो रिपब्लिकेशन गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और प्रस्तावना में समता और बंधुता के आदर्श, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब क्वेश्चन क्या है कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। किस देश ने सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान दिया था? तो ये अमेरिका ने दिया था 1787 में। लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका ने दिया था, नहीं ब्रिटेन का भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का, और अमेरिका ने दिया था 1787 में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि संविधान जो फुली लागू हुआ था वो 26 जनवरी और 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा, जब संविधान सभा के लोगों ने संविधान को बनाया था उसके बाद उन्होंने इसको अंगीकृत किया था, यानी कि स्वीकार किया था, वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। प्लस में दूसरी बात यह है 26 नवंबर 1949 को ही कुछ आर्टिकल इसमें ऐड कर दिए गए थे, मतलब लागू कर दिए गए थे। तो फुली लागू 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को फुली लागू, और 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू इसमें कर दिए थे। तो 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त
या फिर 26 नवंबर। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान फुली लागू 26 जनवरी 1950 और संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया, आंशिक रूप से ग्रहण किया गया और ये 26 नवंबर 1949 को है। ठीक है जी। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता, 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, भाई साहब कितनी बार बता चुका हूं, अवशिष्ट शक्तियां तो ये ली गई हैं कनाडा से। अब एक बात देख लीजिए कि अमेरिका से मैंने अभी बता चुका हूं, दक्षिण अफ्रीका से जो बात ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का नाम निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से है और आर्टिकल 368। ठीक है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था। और कनाडा से बाकी चीज कौन सी ली गई है, एक बात ये लिख लीजिए। तो बाकी चीज कनाडा से जो ली गई हैं, सबसे पहले इसमें एक तो सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। एक तो चीज ये ली गई है, सशक्त केंद्र मतलब केंद्र पावरफुल होगा और संघीय व्यवस्था होगी, यानी थोड़ी थोड़ी सी पावर केंद्र को देना। एक बात कनाडा से। दूसरी बात, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना। अवशिष्ट शक्ति कौन सी हैं, ऐसे विषय जिनका उल्लेख राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है और उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां जैसे टेररिज्म, आतंकवाद, तो इस प्रकार की जो हमारी शक्तियां हैं उनमें वो राज्य सूची के विषय में नहीं है, समवर्ती में नहीं है, उन पर केंद्र कानून बनाता है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, राज्यपाल का केंद्र के द्वारा नियुक्ति और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक आर्टिकल 200 यहीं से लिया गया है। तो आर्टिकल 200 यानी कि राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक आर्टिकल 200। ये मैं क्या बता चुका हूं पहले, आर्टिकल 200 में पहले बता चुका था कई बार, यानी कि जो कानून विधानसभा के दोनों सदनों से पास होकर राज्यपाल के पास चला जाता है और राज्यपाल को कानून में लगता है कि भाई इस पर राष्ट्रपति की सहमति ले लेनी चाहिए, और राष्ट्रपति के पास जैसे ही वो बिल को भेजता है राज्यपाल, अगर राष्ट्रपति को भी उसमें ठीक लगता है भाई बिल ठीक है तो ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बिल में कुछ गड़बड़ है तो राष्ट्रपति उसको कैंसिल कर सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है कि वो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये आर्टिकल 200 है, इसको बोलते हैं राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के लिए। तो ये चीज ली गई है कनाडा से। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना और आर्टिकल 200। और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार की संविधान कहां से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। और यूएस से, अमेरिका से मैं बता चुका हूं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता, पिता, जनक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और ये प्राइम मिनिस्टर बने थे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति, मसौदा
समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति के अध्यक्ष, या फिर उसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष या मसौदा समिति के अध्यक्ष। और मसौदा समिति प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1946 को। 29 अगस्त 1946 को ये गठित की गई थी संविधान मसौदा समिति, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। और बाकी के उनके अलग सदस्य भी थे। उनमें क्लास में सब कुछ बता चुका हूं जो क्लास हमने डलवाई। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, फादर कौन है? तो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया गया है। और संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। यानी कि दो क्वेश्चन बनते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को बताया गया है? तो 32 अनुच्छेद को बताया गया है। ये क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजकुमारी अमृता कौर। तो राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, हेल्थ मिनिस्टर। और अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? उप प्रधानमंत्री। और ये गृह मंत्री भी थे। गृह मंत्री। तो राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ मिनिस्टर, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, और बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, और उसके अलावा वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, और उसके बाद में जो कुछ और पद भी थे, और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, भारतीय संविधान। सिविल सेवा की प्रक्रिया संहिता ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है, दंड संहिता नहीं, आईपीसी ऊपर नहीं आती, पहले संविधान आता देश में सबसे ऊपर। विश्व में लेके संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो सबसे विस्तृत है किसका? तो सबसे विस्तृत, सबसे लंबा, सबसे विस्तृत प्लस सबसे लंबा, ये भारत का है। और सबसे पहला अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान। सबसे पहला लिखित संविधान 1787। नेक्स्ट, भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था 21, 26, 30 या 23। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। यानी कि आंशिक रूप से लागू या संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत 26 नवंबर 1949, और पूर्णतः लागू, फुल लागू, या फिर संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो भारत संप्रभु के मतलब क्या होता है? यानी कि जब जिस देश में अपने आप में पावर लेने की क्षमता हो, यानी कि कोई किसी के दबाव में काम ना करे। तो जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले तो ब्रिटेन का राज था, और ब्रिटेन की चलती थी, तो भारत संप्रभु तो था नहीं। तो भारत संप्रभु कब बना था? जब भारतीय संविधान लागू हो गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 8 तो परमानेंट थी, परमानेंट, ये हम क्लास में करवा चुके हैं, प्लस में और कुछ थी उप समितियां, छोटी समिति।
उप समितियां, तो छोटी वाली कुछ थी। और एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, हालांकि इसमें ऑप्शन में 22 नहीं है, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने के लिए एक बार 22 ऑप्शन होता तो 22 वाला भी हम एक बार मान सकते थे अगर विकल्प में होता, लेकिन वो नहीं है, तो फिर 13 से काम चल जाएगा। 8 + 5, 8 परमानेंट और छोटी जो 5 थी। अब 8 परमानेंट कौन सी थी वो हम बता चुके हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी, चलो कोई नहीं, एक बार बता ही देते हैं। 8 परमानेंट कौन कौन सी थी? 8 परमानेंट कौन सी थी? तो पहली संघ संविधान समिति, यानी कि परमानेंट है 8। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, और राज्यों के लिए समिति। ये जो तीनों समिति थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक, दो, तीन। चौथी मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, और इसी के साथ में अटैच्ड प्रांतों के लिए समिति, प्रांतों के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी। तो इनके जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के छोटे भाई थे विट्ठल भाई पटेल, जिनको वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा में पहला अध्यक्ष बनवाया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। ये 4 और 5। छठवीं संचालन समिति, संचालन समिति, और इसी के साथ में अटैच्ड नियम प्रक्रिया समिति, नियम प्रक्रिया समिति। तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई 7। और लास्ट थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक झंडा समिति थी जिसकी जेबी कृपलानी थी अध्यक्ष। तो ये 8 थी और बाकी उप समिति थी। तो ये ऐसे करके टोटल ये 13 हैं, टोटल 13 है। अब देखो विकल्प में ये, अब मेरे हिसाब से माना जाए तो क्वेश्चन एक तरीके से ये ठीक भी नहीं है, लेकिन अगर अब ये है तो ऐसे 13 से काम चल जाएगा। बाकी 22 भी होते तो 22 भी दिखा रखा है गूगल पर, तो लेकिन गूगल से नहीं, हमें तो भाई हमने तो बता दी भाई कौन कौन सी हैं। तो ये 8 ये हैं और 5 उप समितियां हैं जो छोटी वाली हैं, जिसमें वित्त समिति है, स्टाफ समिति है, प्रत्यानयन समिति है, उनके अलग अलग हैं जिसके अध्यक्ष। तो ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग के द्वारा। अरे योजना आयोग क्यों बनाया गया? योजना आयोग तो 1950 में गठित किया गया, 15 मार्च 1950 को। तो ये तो हो नहीं सकता, राष्ट्रपति और ये नहीं है। तो संविधान निर्मात्री सभा, यानी संविधान सभा के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था और 1 जनवरी 1915 को उसको खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया, जो अपनी रिपोर्ट 1930 में देगा कि नरेंद्र मोदी ने गठित किया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, अंगीकृत किया गया या फिर आंशिक रूप से लागू किया गया, या संविधान सभा के द्वारा उसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान फुल लागू कब हुआ? संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ? संविधान या फिर लागू कब हुआ था पूर्णतः? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस 26 नवंबर को, 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, वो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? क्या कारण था ऐसा? तो इसका शुभारंभ, इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था।
कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जब 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसी अधिवेशन में पहली बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और उसके बाद ये तय किया गया था कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? तो कांग्रेस ने इसे 1930 के स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक बात है। और ये बात जो तय की गई थी वो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भारत का संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? हाँ ठीक है, दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर या देहरादून। तो बताओ भाई कहां से लागू हुआ था? तो लागू हुआ था देहरादून से। भारत का संविधान देहरादून से लागू किया गया था। उस समय पर सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में हुआ करता था, तो वहीं से प्रकाशित किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय था वो देहरादून में था। तो भारतीय संविधान जो था, मूल संविधान, उसको वहीं से लागू किया गया था, देहरादून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती। साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता या भारतीय जीवन में बदलाव। तो बताइए किससे नष्ट नहीं की जा सकती? तो आतंक और विद्रोह। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, अगर इसको भी गलत करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा, देखो आतंकवाद और विद्रोह से प्रजातंत्र की नष्ट जो हैं क्या जड़ें निश्चित रूप से खत्म की जा सकती हैं। आतंकवाद विद्रोह नहीं हो सकता। भाषाओं में विविधता आएगी तो दिक्कत आएगी भाषाओं से, या भाषाओं की जो विविधता है, भाषाओं की विविधता से जो संविधान है, संविधान पर भी, जो संविधान ने हमने मोहलत दे रखी है। कौन कौन सा वाला आर्टिकल है संविधान में? जो अल्पसंख्यक हितों के लिए है, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण। तो इसका जो ठीक रहेगा वो साम्यवाद। तो प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, तो साम्यवाद के द्वारा ये रहेगा। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर है, लचीला है, या फिर कठोर है, अंशतः कठोर, और है ये फ्लेक्सिबल है हमारा, लचीला। फ्लेक्सिबल है और कठोर अमेरिका का है, कठोर अमेरिका का है। तो संविधान कैसा है? लचीला है, फ्लेक्सिबल। ये आ रहा है ना, ये फिर कठोर तो अमेरिका का है, लचीला भारत का है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर धर्म नहीं है, या फिर सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो सभी नागरिक कानून के समान समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो ये ठीक हो जाएगा, यानी कि उस देश का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या मतलब है? यानी कि सरकार की ओर से सभी धर्म बराबर हैं, किसी भी धर्म को सरकार की ओर से विशेष सुविधा और सहयोग नहीं दिया गया है। तो ये ठीक हो जाएगा, कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ये क्या बोल रहा है? सभी वयस्कों को चुनाव में वोट डालना, चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। सभी नागरिकों को भाषण से कोई मतलब नहीं, सभी नागरिक कानून के समान। नहीं, कानून की कोई बात नहीं, धर्म में कानून कहां से आ जाएगा? तो उसको राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ने चुनता हो। तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र एक राजतंत्र। गणतंत्र का मतलब है जहां पर चुनावी ढंग से या जनता के द्वारा शासन चलाया जाता हो, लोकतंत्र होता है। और गणतंत्र जहां पर जो है अध्यक्ष या कोई और चीज वंशानुगत न चुने जाते हों,
तो वो होता है गणतंत्र, यानी कि ये ठीक है इसका। कैबिनेट मिशन के प्लान बनी सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन, ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। भारत, भारत में कहाँ आया था ये दिल्ली आया था। और कैबिनेट मिशन को 2 मामलों में अपनी जानकारी देनी थी, और इसने जो जानकारी दी वहां जाकर के 16 मई 1946 को दी। क्या जानकारी दी थी इसने? ये जानकारी एक ये थी कि एक तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। एक तो इसने कहा था जानकारी में कि 389 मेंबर्स होंगे, पहली रिपोर्ट तो ये थी। और दूसरी ये थी कि अंतरिम सरकार के बारे में, जो हमारी उस समय पर अंतरिम सरकार थी, तो अंतरिम सरकार के गठन के ऊपर या अंतरिम सरकार के ऊपर दूसरा रिपोर्ट उसको देनी थी। तो एक तो 389 मेंबर्स के लिए बोला था कि जिसमें जो है कुछ तो जब तुम्हारे देसी रियासतों से होंगे और बाकी के फिर इलेक्टेड होंगे। इसमें से 93 कैसे थे? ये देसी रियासतों से और बाकी के इलेक्टेड किए गए थे। तो 389 टोटल मेंबर बताए गए थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, भारत में दिल्ली आया था, और 16 मई 1946 को उसको वापस रिपोर्ट वहां पर जाकर के देनी थी। सॉरी, 16 मई 1946 को रिपोर्ट उसने यहाँ पर दी थी भाई, सॉरी 24 मार्च 1946 को भारत आया था, दिल्ली आया था, 16 मई 1946 को इसको रिपोर्ट दी थी यहाँ पर, या देनी थी। और रिपोर्ट देनी थी, एक तो संविधान सभा के सदस्य 389 होंगे जिसमें से 93 देसी रियासतों से होंगे और बाकी इलेक्टेड होंगे। दूसरा इसने रिपोर्ट दी थी अंतरिम सरकार के बारे में जो उस टाइम पर चल रही थी। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे काल बताया जाता ट्रिक से, तो एक तो थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ये नेवी का मिनिस्टर था, और एक था पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष था, और एक रह गया हमारा स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो अब क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे? तो ये 389 सदस्य की बात उसने कही थी, और ये बाकी का प्रारूप है इनका। ठीक है भाई, धन्यवाद। क्लास खत्म है। बताना स्कोर कितना है आपका कमेंट करके। धन्यवाद।